अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास पाक स्टडीज़ का। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है। उर्दू मीडियम की मैंने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं चैप्टर 2 के पाकिस्तान मूवमेंट के तहरीके पाकिस्तान के, वो मैंने अपलोड कर दिए। तो बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज से आने हैं, इसलिए बड़े आसान जुबान में आपके लिए एक ईजी वे में नोट्स हैं, तो यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो चैनल पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले, राइट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उसके जो बुनियादी मकासद हैं वो लिखें। देखिए बच्चे, किताब पे वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये आपके लिए आसान है नोट्स, और इनको तरतीब इस तरह दिया गया है कि ये आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो अलीगढ़ मूवमेंट के जो बुनियादी मकासद थे वो लिखें। तो सबसे पहला तो मकसद था टू रिस्टोर द ट्रस्ट बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स। मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान, यानी कि जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, उसके दरमियान जो एतमाद था उसको रिस्टोर करना, यानी कि बहाल करना। तो दूसरा मकसद ये था टू अट्रैक्ट मुस्लिम्स टूवर्ड्स मॉडर्न साइंसेस एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अलीगढ़ का मूवमेंट का दूसरा मकसद ये था कि मुसलमानों को जो मॉडर्न साइंस है, जदीद साइंस है, उसकी तरफ रागब करना और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की तरफ रागब करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू कीप मुस्लिम्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव था मुसलमानों को सियासत से दूर रखना। तो ये 3 मकासद थे अलीगढ़ मूवमेंट के। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मोटिव्स, यानी कि वो कौन से मुहरकात थे, वर इंक्लूडेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। यानी कि मुस्लिम लीग की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई, मुस्लिम लीग बनाने के लिए कौन से मुहरकात थे, उसके पस मंज़र में कौन से बैकग्राउंड में मुहरकात थे। तो मुस्लिम लीग क्यों बनाना पड़ी, यानी मुस्लिम लीग का क्याम क्यों वजूद में आया। तो पहला है द पार्टीशन ऑफ द बंगाल एंड रिएक्शन ऑफ द हिंदूज। तो बंगाल की तकसीम एक वजह थी और हिंदुओं का रिएक्शन ये एक वजह थी। दूसरा था द अनफेयर एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश। तो गैर मुनसफाना रवैया, अनफेयर एटीट्यूड मतलब गैर मुनसफाना रवैया था जो ब्रिटिश हुकूमत का, वो। तीसरा था द सेंस ऑफ डिप्राइवेशन अमंग मुस्लिम्स, मुसलमानों का एहसास महरूमी था। और चौथा है मुस्लिम्स बीइंग पॉलिटिकली इग्नोर्ड, मुसलमानों को सियासी तौर पर इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसके महरकात में। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट वाज द काज ऑफ हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट का वजह क्या थी। तो 1920 में इन 1920 फ्यू स्कॉलर्स, कुछ उलमा थे, इशूड अ फतवा, उन्होंने एक फतवा जारी किया दैट द सब कॉन्टिनेंट इज दारुल हर्ब। उन्होंने कहा कि जो बड़े सगीर है ये दारुल हर्ब है, यानी कि हाउस ऑफ वार है, ये वार की जगह है, जंग की जगह है। इट इज़ नॉट परमिसिबल, तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए फॉर मुस्लिम्स को टू लिव हेयर अंडर ब्रिटिश, कि यहाँ पर मुसलमानों को ब्रिटिश के अंदर रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ब्रिटिश के जेर रहने की। ठीक है, देयर फोर दे शुड माइग्रेट टू दारुल इस्लाम हाउस ऑफ इस्लाम। इसलिए मुसलमानों को दारुल इस्लाम में, यानी कि अफगानिस्तान में हिजरत कर जानी चाहिए, इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये था हिजरत मूवमेंट की वजह। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ अवार्ड का सबसे अहम फैसला कौन सा था। रेड क्लिफ with bad intention included the Muslim majority areas of East Punjab into India, depriving Pakistan of the waters of the Satluj, Beas and Ravi on one hand, while on the other hand connecting India's border with Kashmir। तो रेडक्लिफ ने क्या किया कि इसने ये फैसला किया कि जो ईस्ट पंजाब था उसको मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहाँ पे, उनको इंडिया में मर्ज कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान सतलुज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या किया, जो इंडिया का बॉर्डर था वो कश्मीर के साथ लगा दिया। ठीक है, इन दिस वे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर थ्रू द रूट ऑफ द गुरदासपुर। तो इस वजह से इंडिया ने गुरदासपुर के रास्ते से कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जो कि आज मकबूजा कश्मीर कहलाता है। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ अवार्ड के जो थे, जो रेड क्लिफ ने जो किया था फैसला, उसके नुकसान भुगतने पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द शिमला कॉन्फ्रेंस फेल। व्हाई डिड द शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई। कायदे आजम स्टेटेड दैट all 5 Muslim members would be nominated by the Muslim League alone।
बिकॉज द मुस्लिम लीग इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ द मुस्लिम। तो कायदे आज़म ने कहा था कि जो पाकिस्तानी पांच मुसलमान मेंबर्स हैं ना, उनको मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। उनकी जो उनकी नामजदगी है वो मुस्लिम लीग अकेली करेगी, कोई हिंदुओं की जमात कांग्रेस वगैरह नहीं करेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग ही क्या है, एक तर्जमान जमात है मुसलमानों की बरसगीर में। तो ऑन दिस पॉइंट द शिमला कॉन्फ्रेंस फेल, तो इस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो गई, उसके कोई रिजल्ट्स नहीं थे। क्वेश्चन 6, राइट द नेम्स ऑफ द मुस्लिम लीग मेंबर्स इंक्लूडेड इन द इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 1946। 1946 की जो अबूरी हुकूमत थी उसमें मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे। तो सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, लियाकत अली खान, आई चंडीगढ़, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गंदनफर अली खान एंड मिनोरिटी मेंबर्स जोगिंद्रा नाथ मंडल। ठीक है, तो ये थे मुस्लिम लीग के नुमाइंदे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम on the lives of the people of the subcontinent। यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था जो आया था, नौबादियाती सिस्टम था ब्रिटिश का, उसके बरसगीर के लोगों पर नुकसानात लिखें और उसके बुरे असरात लिखें। एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम की वजह से पॉवर्टी, गुर्बत एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, माशी जो अदम मसावात थी, वर क्रिएटेड एंड लैंग्वेज एंड कल्चर सफर डैमेज, और उसकी वजह से लैंग्वेज और जो कल्चर था, जुबान और सकाफत थी, वो मुतासर हुई, गुर्बत आई और इकोनॉमिक इनक्वालिटी वजूद में आई। द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द सब कॉन्टिनेंट, और जो उनकी जो तजारत थी उसकी वजह से जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे बरसगीर के, उनके ऊपर बुरे असरात मुरतब हुए। क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेड पॉलिसी थी वो यहाँ से चीजें लेकर जा रहे थे यूरोप में। क्वेश्चन 8, राइट एनी 3 प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के 3 जो प्रपोजल थे वो लिखें। ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एटसेट्रा विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियंस। तो क्रिप्स मिशन ने कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें डिफेंस की मिनिस्ट्री आती है, फॉरेन अफेयर्स की आती है, कम्युनिकेशन इतलात की आती है, ये सारी इंडियंस को दिए जाएं। दूसरा था अप्रोप्रिएट स्टेप्स विल बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मिनोरिटीज, और जो अकलियतों के हकूक के लिए मुनासिब इकदाम उठाए जाएं। आफ्टर द वार, जंग के बाद, द सब कॉन्टिनेंट विल बी अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो जंग के बाद जो है वो सब कॉन्टिनेंट है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर होगा, लेकिन इट विल रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेरेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। लेकिन ये जो होगी, ये जो ब्रिटिश होंगे, ये अंदरूनी और बैरूनी जो मामलात हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस। बंगाल की तकसीम क्यों हुई? इन 1905 में फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो इंतजामी आसानी के लिए इंतजामिया की आसानी के लिए बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पार्टीशन, इस तकसीम के नतीजे में 2 प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल के 2 हिस्से बन गए, 2 सूबे बन गए, ईस्ट बंगाल, मशरकी बंगाल एंड वेस्ट बंगाल यानी कि मगरबी बंगाल वर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन है, कबीना मिशन था, उसके क्या मकासद थे? पहला था अ यूनियन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द सब कॉन्टिनेंट विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसी यूनियन बनाई जाए जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर फॉरेन अफेयर्स को, डिफेंस को और इतलाआत को जो है वो कंट्रोल करे। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल अफेयर्स, ऑल अदर पावर्स विल बी गिवन टू द प्रोविंसेस। यानी कि जो सेंट्रल अफेयर्स के अलावा, ठीक है, बाकी जितनी भी पावर्स हैं वो सूबों को दे दी जाएं। तीसरा है प्रोविंसेस विल हैव द अथॉरिटी टू फॉर्म ग्रुप्स अमंग देमसेल्व्स एंड ईच ग्रुप में फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सूबे हैं इसमें बेसिकली कैबिनेट मिशन के मकासद यही थे कि जो सूबों को इख्तियारात दिए जाएं, ठीक है। तो इसका यही था कि सूबों को ये भी अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने ग्रुप्स बना लें अलहदा से, और हर ग्रुप है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपना आयन बना लें। उसके बाद चौथा है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स
द प्रोविंसेस विल हैव द अथॉरिटी टू डिमांड चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ मेजोरिटी वोट, और हर 10 साल के बाद जो है हर सूबा जो है मेजोरिटी वोट की बुनियाद पर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तब्दील कर सके। तो ये 3-4 हैं, आप दो या 3 लिख दीजिएगा, ये काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था? टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द 3 जून 1947 प्लान, 1947 के प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन जुलाई 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने इंडिया की आज़ादी का जो परवाना है उसके ऊपर क्या है उसको पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया गया। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो 18 जुलाई 1947 को पाकिस्तान और जो इंडिया है उनकी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। उसके बाद है व्हाट वाज द डायरेक्ट एक्शन प्लान। व्हाट वाज द डायरेक्ट एक्शन प्लान? डायरेक्ट एक्शन डे, एक्शन डे क्या था? ठीक है, यानी कि ये एक्शन डे से मुराद है, इसको बेटा यौम रास्त इक़दाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे ये था कि जो इंडिया वाले थे उनका इरादा था, कांग्रेस वालों का, कि यहाँ से अंग्रेज चले जाएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसको करने के लिए जो है था ये डायरेक्ट एक्शन डे कंसीडर किया गया था। ऑन अगस्त 16 1946 द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे एट द पब्लिक लेवल। तो अवामी सतह पर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को यौम रास इक़दाम मनाया। इसमें क्या किया गया? ऑन दिस डे मीटिंग्स वर हेल्ड एज वेरियस प्लेसेस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। तो बड़े सगीर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मीटिंग्स रखी गई। इन दीज मीटिंग्स द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस वर एक्सपोज्ड बिकॉज इट टेंडेड टू रूल द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द ब्रिटिश। तो इसमें जो कांग्रेस के जो इकदाम थे उनको जो है वो बयान किया गया कि वो किस तरह अंग्रेजों के जाने के बाद मुसलमानों पर हुक्मरानी का इरादा रखते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट वाज द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ कमीशन टू द सब कॉन्टिनेंट इन 1927। 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक सब कॉन्टिनेंट में एक कमीशन भेजा अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की निगरानी में टू फार्मुलेट रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया विच इज कॉल्ड द साइमन कमीशन। तो इंडिया में जो था कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी रिफॉर्म्स थी, ठीक है, आईनी तरमीम थी, उनको करने के लिए भेजा गया एक कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, बरतानिया की तरफ से 1927 में। उसकी सरबराही कर रहे थे सर जॉन साइमन, तो इसलिए उसको नाम दिया गया साइमन कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन एंड व्हाई द डे ऑफ द डिलीवरेंस सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो यौम निजात जो था वो कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका जवाब है 1939 व्हेन द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज केम टू एन एंड। जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रियां खत्म हुई, द मुस्लिम सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन December 22 1939। तो 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने क्या मनाया? डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी कि यौम निजात एट द अपील ऑफ कायदे आजम एंड मुस्लिम लीग और कायदे आजम की अपील पर। क्वेश्चन नंबर 15 है लास्ट राइट द नेम ऑफ द मुस्लिम जजेस इंक्लूडेड इन द रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ अवार्ड में मुसलमान जज कौन कौन से थे, उनके नाम लिखें। जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम एंड जस्टिस S.A. रहमान। तो ये आपने नाम लिखने हैं। उसके बाद बच्चे MCQs है। उसके बाद है एस्टैब्लिश इन 1906। 1906 में किसका क्याम आया? मुस्लिम लीग का। ठीक है, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार तुर्की सपोर्टेड। पहली जंग अजीम में तुर्की ने किसको सपोर्ट किया? जर्मनी को। ठीक है, उसके बाद है स्कॉलर्स डिक्लेयर द सब कॉन्टिनेंट। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को क्या कहा? तो दारुल हर्ब कहा, यानी कि जंग का कहा। नेहरू रिपोर्ट वाज रिपोर्टेड 1928। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। लखनऊ पैक्ट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस टुक प्लेस इन। तो लखनऊ पैक्ट है 1916 में। बच्चे ये डेट्स वाले सवाल काफ़ी आ जाते हैं बोर्ड में, अच्छे तरीके से कीजिएगा, चाहे रटा लगाना पड़े। द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान इशूड अ कोमेमोरेटिव स्टैम्प फॉर दीवान बहादुर
SP सिंघा सर्विसेज इन द पाकिस्तान मूवमेंट। जो ये एक सिख थे दीवान बहादुर SP सिंघा सर्विसेज इन पाकिस्तान, उसके लिए पाकिस्तान ने एक यादगार जारी की थी स्टैम्प, तो वो 2016 में जारी की थी। अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड द इलाहाबाद एड्रेस, 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कायदे आजम ज्वाइन द मुस्लिम लीग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कायदे आजम ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। MAO स्कूल एंड कॉलेज वार इस्टेब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान, ये जो स्कूल वगैरह जितने भी हैं ये सर सैयद अहमद खान ने ही कायम किए थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ओपनड स्कूल नेम्ड खतून पाकिस्तान इन 1955 इन कराची। तो खतून पाकिस्तान के नाम से मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक स्कूल ओपन किया था, तो 1955 में किया था, और ये कहाँ किया था, ये कराची में किया था। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इसको, बहुत शुक्रिया। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं।